Assalamu alaikum once again. Today's lecture is about adrenergic agonist and antagonist, where we will discuss their receptor physiology, pharmacology, agonist activity, antagonist activity, drug interaction, and other clinical uses. ठीक है? Although we have missed their elimination and other things, you can look that up from the book. ठीक है? Where they do get eliminated, how their metabolism happens. ठीक है? Most of the topic will be covered, but that specific section you have to look at yourself from the book. So the content of the topics are clinical aspects and needs, what you will be able to do at the end of the lecture, sympathetic pathway as your memory being refreshed, what receptors are involved, how they are linked with G protein receptor signaling, agonism, antagonism, and mechanism of actions. Then mnemonics and comparison for you to learn easily, classified drugs, and a bit of clinical questions and scenarios that you will solve yourself according to the lecture, which will be discussed during the lecture as well. So keep in mind that everything is in the lecture. Vasopressor choice and perioperative pitfalls. You have to do them. ठीक है? So vasopressor, when we will use, what we will use, and how we will use, and why. ठीक है? Same nerve, opposite orders. You know that there is only one epinephrine, norepinephrine, adrenaline, noradrenaline. तो एक ही नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन ये चीज़ें हैं, लेकिन इफेक्ट्स हमें जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट मिलते हैं. विसल्स पे कंस्ट्रिक्शन होती है, हार्ट पे हार्ट रेट ज़्यादा होता है, स्पीड बढ़ती है. ब्रोंकिल्स पे या तो कुछ होता नहीं है, या अगर होता है तो थोड़ी बहुत विजोडाइलेशन होती है, एक ही न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से. एक मॉलिक्यूल है, 3 कंप्लीटली डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. क्यों डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं? क्योंकि ये एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन जिस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है वो 3 डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज के साथ अटैच होता है, और वो सिग्नलिंग पाथवेज आपकी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर वाली है. क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर वाली बात है, सिग्नलिंग है. और उसके अंदर आपको पता है कि आपके पास एक जी एस है, एक जी क्यू है, और एक जी आई है. और यही आपके लिए मुख्तस करते हैं कि एक्शन क्या शो होगा. हर वेसोप्रेसर आप जितना देंगे, कोई भी बीटा ब्लॉकर आप यूज करोगे या कंटिन्यू कर रहे हो, और आपको ये पता हो कि मैं ये मेडिसिन दे रहा हूं और प्रेशर जो है वो क्रैश हो रहा है, या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो आपको जहन में हो कि ये कौन से रिसेप्टर की वजह से ऐसा हो रहा है, किस टिश्यू में मसला हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए. और इस लेक्चर के एंड में आपको इन ड्रग्स के इफेक्ट और रिसेप्टर प्रोफाइल की समझ आ जाएगी. ठीक है? तो क्या क्या आप इस लेक्चर से सीख पा रहे हो? आउटलाइन ऑफ द कैटेकोलामीन सिंथेसिस, कैसे एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन वगैरह तैयार होते हैं. हम एक की बात करेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट प्रिकर्सर थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं. जी प्रोटीन कपलिंग है, डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, D1 एंड D2 रिसेप्टर जो डोपामीन के ज़्यादा पोटेंसी रखते हैं, D1 और D2. और ये लिंक हैं, ये सारी रिसेप्टर आपके लिंक हैं किसके साथ? जी प्रोटीन कपल सिग्नलिंग के साथ. मेन जो चीज़ है, रिसेप्टर का, ड्रग का रिसेप्टर के साथ अटैच होना, और रिसेप्टर का किसके साथ लिंक होना? जी प्रोटीन कपल के साथ. जो जी प्रोटीन कपल जिसके साथ रिसेप्ट इन लिंक्ड है, वही जी कपल प्रोटीन जैसा रिस्पॉन्स आपको एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन देगा. सो एक मेडिसिन, 7 रिसेप्टर्स, 3 आपके सिग्नलिंग सिस्टम्स जो जी प्रोटीन कपल्ड है. ठीक है? एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक नेचर का न्यूरोट्रांसमीटर यानी कैटेकोलामीन्स, 7 रिसेप्टर्स, और 3 जी प्रोटीन कपल्ड सिग्नलिंग सिस्टम्स या रिसेप्टर्स. एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को समझना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स्ड के क्या काम होते हैं, इसी तरीके से बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, इनको समझना. एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट हैं. ठीक है? कब हमने वेसोप्रेसर यूज करना है, एनोट्रोपिक एक्टिविटी हमें कब चाहिए, क्लिनिकल सिनारियो के बेसिस पे. थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया रेलेवेंट हज़ार्ड्स हैं, और फियोक्रोमोसाइटोमा के हवाले से बातें होंगी कि उसमें कैसे सीक्वेंसिंग की जाएगी, अल्फ़ा पहले करेंगे या बीटा पहले करेंगे, बीटा पहले करेंगे या अल्फ़ा पहले करेंगे, और क्यों करेंगे. ठीक है? मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स
इंटरेक्शंस की बात होगी, फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम किस मेडिसिन की वजह से होता है और क्या कॉम्प्लिकेशन बनती है हमारे लिए, और प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट बीटा ब्लॉकर्स की कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब तक आप जो जानते हो, आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में जानते हो, ऑटोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो, और आप लोगों को ये भी पता है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिस्टम कैसे होते हैं। तो जी क्यों आपका इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को रेस करता है, जी एस आपका सी एम पी को रेस करता है, जी आई जो है जी एस के अपोजिट काम करता है। और अगर आपको ये फिर भी समझना है तो यू कैन लुक द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। ठीक है, अपने जो लेक्चर्स हैं बुक्स में। फर्स्ट और कंटेंट का हिस्सा सिंथेसिस है, टायरोसिन से एड्रेनलिन कैसे बनता है। तो मोस्ट ऑफ दिस हैपेंस इन एड्रिनल मेडुला बट फ्यू हैपेंस इन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, तो टायरोसिन से क्या बनता है, चेंज जो है डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनता है। रेट लिमिटिंग इसमें टायरोसिन का कन्वर्ट होना है डोपा में, किस चीज की मौजूदगी में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की मौजूदगी में डोपा में कन्वर्ट होना, ये रेट लिमिटिंग में। यानी टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इज एक्चुअली कंट्रोलिंग एपिनेफ्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन का एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होना है, जो कि बेसिकली हैपन होता है एड्रिनल मेडुला में और कुछ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में। सो इस वजह से एपिनेफ्रिन मोस्टली एक्ट करता है एज अ हार्मोन रेदर देन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है तो न्यूरोट्रांसमीटर भी, पर मोस्ट एक्शन इसका हार्मोनल है और न्यूरोट्रांसमीटर इसका कम है। टर्मिनेशन इसकी कैसे होती है, अब बंद तो गया, रिसेप्टर के साथ अटैच भी हो गया, लेकिन हमने टर्मिनेट भी करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए तीन तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार है अपटेक का, दो तरीक़ेकार है मेटाबॉलिज्म के। अपटेक क्या होती है कि आपके कुछ अल्फा और कुछ डोपामीन रिसेप्टर के ज़रिए से जो नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लिफ्ट में मौजूद है वो वापस दाखिल हो जाता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में, और ये सबसे डोमिनेंट रूट है कंट्रोलिंग का। दूसरे जो रूट हैं वो हैं कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। इनकी मौजूदगी में एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन की ब्रेकडाउन होती है इनटू मेटानेफ्रिन एंड विनाइलाइल मैंडेलिक एसिड यानी VMA। ठीक है, अब यही मेटानेफ्रिन और विनाइलाइल मैंडेलिक एसिड यूरिन में और प्लाज्मा में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब अगर आपकी यूरिन में ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हैं और प्लाज्मा में भी मौजूद हैं, तो समझ जाएं कि आपकी एड्रिनल मेडुला में कोई इशू एग्जिस्ट करता है जो एपिनेफ्रिन को काफ़ी ज़्यादा बना रहा है। किसको काफ़ी ज़्यादा बना रहा है, एपिनेफ्रिन को। और आपकी बॉडी में मोनोअमीन ऑक्सीडेज भी मौजूद है, COMT भी मौजूद है, वो एपिनेफ्रिन को किस में डिवाइड कर रहा है, इन दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या कंडीशन है एड्रिनल मेडुला की, इसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। इट्स अ कार्सिनोमा ट्यूमर टाइप ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल एक्टिविटी होती है एड्रीनल ग्लैंड की, और आपके पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सिवियर बॉडी फुल बॉडी रेड होती है, स्वेटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो ये बातें ऑलरेडी हमने यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब समटाइम्स हमें क्या करना होता है, एगोनिस्ट एक्टिविटी चाहिए होती है, तो उसमें हम मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं ताकि एपिनेफ्रिन की ब्रेकडाउन कम हो और मेरे पास साइनेप्टिक क्लिफ्ट में एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा हो और वो अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होकर अपनी एक्टिविटी सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी शो कर सके। लेकिन साथ में ये इसके बेसिक मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, कि हाउ adrenaline is being produced, terminated and what is pheochromocytoma। ठीक है, अब आते हैं रिसेप्टर्स पे। मैंने पहले बात की थी कि 7 रिसेप्टर्स हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, 3 जी प्रोटीन्स हैं। तो हमारे पास 7 रिसेप्टर्स में 2 अल्फ़ा, 3 बीटा और 2 डोपामीन के हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एड्रीनर्जिक हैं, और लास्ट वाला डी क्यों है, इनको डोपामिनर्जिक भी कहा जाता है क्योंकि इनकी एफिनिटी डोपामिन की तरफ ज़्यादा है, दैट्स वाई का दे आर डोपामिनर्जिक एंड दे आल्सो रिसीव एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स एज वेल। सो अल्फ़ा वन ज़रा देखें, अल्फ़ा वन की लिंकेज है जी क्यों के साथ, और जी क्यों जो है वो अभी हमने पहले भी बात कर ली कि जी क्यों जो है वो कैल्शियम की इन्फ्लक्स को ज़्यादा करता है, GS साइक्लिक एडोनाजिन मोनोफॉस्फेट के लेवल को ज़्यादा करता है, जबकि GI साइक्लिक एडोनाजिन मोनोफेस के लेवल को कम करता है।
सो अल्फ़ा 1 का लिंक है जी क्यू के साथ, अल्फ़ा 2 का लिंक और D2 का लिंक ये जी आई के साथ है, ठीक है। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 का लिंक भी जी एस के साथ ही है। अब इनके एक्शन डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेंस साइट क्या है, यानी विसल्स पे ज़्यादा है, हार्ट पे ज़्यादा है, मसल्स पे ज़्यादा है, यूरिनरी ट्रैक में, यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे ज़्यादा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इनका एक्शन आता है। सो अल्फ़ा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन शो करता है। कैसे? अल्फ़ा 1 की नॉर्मली जो एक्टिवेशन हो रही है, ये चूंकि हम एक्टिवेशन पे बात कर रहे हैं, सही है ना, इनकी एक्टिवेशन पे आपको जी क्यों एक्टिव मिलेगा, आयनोसिटोल फॉस्फेट 3 एक्टिव होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और कैल्शियम इन्फ्लक्स सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन, माइड्रेसिस एंड स्फिंक्टर टोन जो है स्फिंक्टर मसल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। अल्फ़ा 2 क्या करेंगे, जी आई के साथ अटैच लिंक हैं, तो जी आई की एक्टिवेशन की वजह से अल्फ़ा 2 जब एक्टिव होगा, जी आई एक्टिव होगा, तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से, सेडेशन काज होगी और इंसुलिन लेवल भी डिक्रीज होगा। अब चूंकि अल्फा 2 जो है ये क्या है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से D2 जो है ये भी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे एग्जिस्ट करता है। बीटा 1 जो है वो जीएस को एक्टिवेट करा के साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के लेवल को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा होगी और रेनिन का रिलीज भी ज़्यादा होगा। अब ये कहाँ पे सबसे डोमिनेंटली पाया जाता है बीटा 1? सबसे डोमिनेंटली ये पाया जाता है हमारे पास हार्ट पे, ठीक है। 1 से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, 1 है तो हार्ट है, 2 है तो लंग्स हैं एंड विसल्स हैं, ठीक है। बीटा 2 पे आ जाए, बीटा 2 जो है वो भी जीएस के साथ है, पर इसकी डोमिनेंट साइट जो है वो लंग्स हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं। लंग्स में क्या है, ब्रोंक्यूल्स सबसे ज़्यादा है, तो ब्रोंको डायलेशन और विसल में भी एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे वेजो डायलेशन काज करता है और यूटेरिन रिलैक्सेशन भी काज होगी, ठीक है। साइक्लिक एएमपी जो है इसकी विसल्स पे इम्पैक्ट विजो डायलेशन है, जबकि कैल्शियम का विसल्स पे इम्पैक्ट विजो कंस्ट्रक्शन है। सो इस चीज़ को जहन में रखें। तो जी एस विजो डायलेशन से है, जी क्यों विजो कंस्ट्रक्शन से है। बीटा 3 पे आ जाए, वो भी जी एस पे है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, लिपोलिसिस और डिट्रेस रिलैक्सेशन काज करता है। D1 जो है डोपामिनर्जिक, डोपामिन को सबसे ज़्यादा रिसीव करेगा, फिर उसके बाद क्या नाम है, बाकी मेडिसिन को रिसीव करता है, ठीक है। तो जीएस जो है रीनल एंड मेजेंटेरिक वेजोडाइलेशन काज करेगा, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉस्फेट। सो रीनल और मेजेंटेरिक वेजोडाइलेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, D1, और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज इट इज़ आल्सो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। D2 जो है वो GI को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल डिक्रीज होगा, और अगेन वही बात है कि नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज कम होगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोपामिनर्जिक इफेक्ट आपको मिलते जाएंगे। अब रिसेप्टर डेंसिटी आपकी मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी मैंने पहले बता दिया है कि जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि रिसेप्टर कौन सा है। सेकंड जो चीज़ आपने देखनी है, चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर तो एक ही कैटेगरी का है, उस पर हम बात नहीं कर रहे, कैटेकोलामीन्स है। पहली बात रिसेप्टर को देखना है कि क्या है। दूसरी बात, रिसेप्टर जो है वो किस प्रोटीन के साथ लिंक्ड है। फिर तीसरी बात, उस रिसेप्टर उस जिस प्रोटीन के साथ लिंक्ड है, जिस जी कपल्ड प्रोटीन के साथ लिंक्ड है, उस जी कपल्ड प्रोटीन का सेकंड मैसेजिंग सिस्टम क्या है, वो GS है, GQ है या GI है। फिर फोर्थली जो चीज़ आपने देखनी है, लोकेशन, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। दो किस्म की लोकेशंस, रीजन वाइज या ऑर्गन वाइज या फिर टर्मिनल वाइज, पोस्ट साइनेप्टिक के एग्जिस्ट कर रहा है या प्री साइनेप्टिक। तो आपके अल्फा 2 और D2 जो हैं ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव फीडबैक के जरिए से न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को कंट्रोल करते हैं। जबकि लोकेशन वाइज आपको पता चलता है कि हमें क्या इफेक्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। सो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे सबसे ज़्यादा अल्फ़ा 1 है, फिर स्किन और स्प्लेनिक बेड पे आपको अल्फ़ा 1 मिलेगा। कुछ पॉकेट्स B2 के मिलेंगे, बीटा 2 की मिलेंगे, जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन हो सकती है।
ब्रोंकियल स्मूथ मसल में आपको बीटा 2 सबसे ज़्यादा मिलेगा। सिंपैथेटिक इनर्वेशन इसकी कम है, अलबत्ता जो भी ब्रोंकियल डायलेशन हो रही है वो सारी की सारी सर्कुलेटिंग एपिनेफ्रिन की वजह से हो रही है। कोई नर्व ट्रैफिक से मतलब ये है कि नर्व इम्पल्सेस सिंपैथेटिक यहाँ पे कम होंगी, पर जो भी है बीटा 2 की स्टिमुलेशन वो किससे हो रही है, एपिनेफ्रिन से, जिसकी वजह से ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्स रहते हैं और आपकी ब्रोंकियल डायलेशन हो जाती है। ठीक है। हार्ट जो है बीटा 1 डोमिनेंस रखता है और बीटा 2 थोड़े बहुत होते हैं। इसी वजह से आपको ये भी पता चल गया कि बीटा 2 आपके पास लंग्स में ब्रोंक्यूल्स में सबसे ज़्यादा है और बीटा 1 सबसे ज़्यादा हार्ट में। इनकेस आपके पास पेशेंट आता है जिसमें हार्ट का भी मसला है और रिएक्टिव लंग इशू भी है, यानी एस्थमा या सीओपीडी टाइप का कोई इशू है, तो ऐसे केसेस में अगर हार्ट के लिए आपने ट्रीटमेंट करनी है तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आप यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड आप सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे जो हार्ट के लिए सिलेक्टिव हों, जैसे बीटा 1 ब्लॉकर्स। फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट पे इम्पैक्ट होगा, कोई ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिलेगी और एस्थमा या सीओपीडी मज़ीद ख़राब नहीं होगा। अल्फ़ा 2 और डी 2 जो है ऑलरेडी कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि वो किसके साथ लिंक्ड हैं, जी आई के साथ हैं और प्री सिनेप्टिकली एग्जिस्ट करते हैं और ऑटो रिसेप्टर्स हैं। ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक देते हैं। नेगेटिव फीडबैक आगे आपको समझ आ जाएगा कि हाउ दे प्रोवाइड अ नेगेटिव फीडबैक टू देयर ओन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज ना हो। सही है। सो फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, कम्पिटिटिव, रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट और इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, ये 4 कैटेगरीज हैं। फुल एगोनिस्ट क्लियरली पता है आपको कि वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा एट नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोजेस, जैसे एपिनेफ्रिन है। ठीक है। अगेन स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर एंड डोज पे। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, बाइंड्स करते हैं सेम रिसेप्टर पे जिसके साथ फुल एगोनिस्ट अटैच होता है। पर पार्शियल एगोनिस्ट में ये प्रॉब्लम है कि ये अगर तमाम रिसेप्टर को भी ऑक्युपाई कर लें, स्टिल इट वुड नॉट बी इनफ टू काज द सेम इफेक्ट एज फुल एगोनिस्ट। और अगर आपके पास पार्शियल एगोनिस्ट भी एक केस में मौजूद है और साथ में फुल एगोनिस्ट भी मौजूद है, तो पार्शियल एगोनिस्ट वुड एक्ट एज एंटागोनिस्ट फॉर दैट एक्चुअल एगोनिस्ट। सही है ना, वो एक्चुअल एगोनिस्ट को एंटागोनाइज करेगा, उसके इफेक्ट को डिक्रीज करेगा। सही है। और ये आपको आगे जाके हम बीटा ब्लॉकर्स में समझाएंगे। एक मेडिसिन है पेंडोलॉल, वो इस तरह से काम करता है। कम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, कम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ऐसे होते हैं कि सेम साइट ऑफ द रिसेप्टर पे अटैच होते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं रिसेप्टर को। पर यह है कि अगर उस रिसेप्टर का एगोनिस्ट मिल जाए और कंसंट्रेशन में ज़्यादा हो तो एंटागोनिस्ट उस रिसेप्टर को छोड़ के वहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, फुल एगोनिस्ट अटैच हो जाता है, आपकी रिसेप्टर दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ऑन द अदर हैंड्स इस तरह से काम नहीं करते। अगर आप जितना भी एगोनिस्ट दे दें, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट रिमूव नहीं होगा। इंस्टेड आपने 48 घंटे तक वेट करना होगा कि न्यू रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या हो जाएं, सिंथेसाइज्ड हो जाएं। ठीक है। और इसकी एग्जांपल है, सो एग्जांपल में है फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन जो है ये वाहिद ऐसी मेडिसिन है जो इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म काज करता है एड्रीनर्जिक की, और रिसेप्टर जो है कम्प्लीटली डीएक्टिवेट हो जाते हैं और आपको 48 घंटे तक वेट करना होगा कि न्यू रिसेप्टर बन जाए। हाँ, इसको यूज़ किया जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा में के पेशेंट में। फियोक्रोमोसाइटोमा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, आप इसको बाद में देख लें कि है क्या चीज़। एड्रिनल ग्लैंड का कार्सिनोमा है जिसमें रिलीज ज़्यादा होता है, बाकी डिटेल में आप खुद देखें साइन एंड सिम्टम्स को। तो फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी सर्जरी हम आसानी से कर सकें, पेशेंट की सर्जरी आसानी से हो सके। अब डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट और उनका मैकेनिज्म, यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सी रिसेप्टर के साथ, यहाँ पे हम सिर्फ मैकेनिज्म बताएंगे। बाकी आगे जाके हम रिसेप्टर्स पे बात करेंगे कि ये किन किन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे। सो यहाँ पे जस्ट फोकस करें कि इनका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। फर्स्ट है एपिनेफ्रिन, फेनालेफ्रिन एंड ड्यूब्यूटामीन। ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्चुअल जॉब है वही करते हैं। ये सिंथेटिक भी हैं और नेचुरली एग्जिस्टिंग भी हैं। ड्यूब्यूटामीन सिंथेटिक है। इनका क्या काम है, बाइंड करेंगे उन्हीं रिसेप्टर के साथ जिनके साथ एपिनेफ्रिन ने बाइंड होना है।
डायरेक्ट बाइंड होंगे। क्या करेंगे, अब जिस रिसेप्टर के साथ अटैच हो रहे हैं उसी हिसाब से लिंक्ड प्रोटीन जो है जी प्रोटीन वो अटैच एक्टिवेट होगा और वैसा ही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो होगा। ठीक है ना। डिपेंड करेगा अगेन एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर पे और डोज ऑफ द ड्रग पे, ड्रग की डोज और एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर। जिस रिसेप्टर के लिए एफिनिटी ज़्यादा है वही फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो इनके लिए अगर टर्मिनल डैमेज भी हो, यानी नर्व टर्मिनल जो है, जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, ये अगर डैमेज भी हो, यानी इस जगह पे आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर कम है या डिप्लीट हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं या रिलीज़ नहीं हो पा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ये वाली मेडिसिन क्या करेंगी, पोस्ट सिनेप्टिक क्लिफ्ट में जो आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनके साथ अटैच होके आपको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगी। ठीक है। तो ये सिंपैथेक्टोमी, यानी सिंपैथेक्टोमी किसे कहते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बंद करना, इसको सिंपैथेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जिसमें क्रॉनिक सिंपैथेक्टोमी हुई हुई है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम उसका बहुत ब्लॉक है, बहुत डिप्रेस्ड है, हार्ट रेट कम है, ब्लड प्रेशर कम है, जैसे शॉक के पेशेंट में होता है, ठीक है ना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो, एनाफिलेक्टिक हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, बाकी और भी काफ़ी किस्म के शॉक्स हैं, उन सब में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, विजिकल डिप्लीटेड हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आगे कहीं पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जिसमें नर्व डैमेज हो या नर्व के न्यूरो ट्रांसमीटर डिप्लीटेड हो, तो उसमें आपके लिए डायरेक्ट एंड एगोनिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। डायरेक्ट एगोनिस्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। फिर आते हैं इनडायरेक्ट और मिक्स्ड एगोनिस्ट, जिसमें दो मैकेनिज्म्स हैं, या तो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को प्रमोट करते हैं या फिर नॉरएपिनेफ्रिन की अपटेक को इनहिबिट करते हैं। यानी जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद है वो वापस दाखिल नहीं होता इनटू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। और जो मिक्स्ड हैं वो क्या काम करेंगे, डज द बोथ, ये नहीं, वो क्या करेगा, प्रोमोट भी करेगा इसको और रिसेप्टर के साथ भी बाइंड होगा। वो डायरेक्ट भी एक्ट करते हैं मिक्स्ड और इनडायरेक्ट भी एक्ट करते हैं। क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे नर्व रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को, और जो रिसेप्टर है न्यूरोट्रांसमीटर का एड्रिनर्जिक उसके साथ भी अटैच होंगे, पर वीकली अटैच होंगे, बहुत कमज़ोर अटैच होंगे, अटैचमेंट उनकी कमज़ोर होगी। आपके साथ एग्जाम्पल हैं एम्फेटामीन, एफेड्रीन, प्रोमोट करते हैं, जबकि कोकेन आप जानते हो कि क्या चीज़ है, वो रीअपटेक को इनहिबिट करता है। ठीक है। फाइनली फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट है उसमें आपके पास क्या चीज़ ज़्यादा हो जाती है, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर आपको वही सेम नेटिव फिनोमेना मिलता है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है ज़्यादा है तो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ अटैच होके आपके एक्शंस शो हो जाते हैं। क्लियर है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बनती है, प्रॉब्लम ये बनती है कि इनके लिए नॉरएपिनेफ्रिन का पहले से होना स्टोर्स में यानी वेसिकल्स में या फिर साइनेप्टिक क्लिफ्ट में इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए नॉरएपिनेफ्रिन का स्टोर्स या वेसिकल में होना ज़रूरी के लिए क्या है कि आपकी प्री साइनेप्टिक क्लिफ्ट डैमेज ना हो, डिप्लीटेड ना हो, या कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल ना की गई हो जिसकी वजह से वेसिकल्स डिप्लीट हो जाए। जैसे आगे एक मेडिसिन आएगी उसका नाम आप नोट कर लें कि किसकी वजह से जो है वेसिकल्स डिप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये वाली मेडिसिन आपको फ़ायदा नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए कि भाई मेरे पास नॉरएपिनेफ्रिन पहले से मौजूद हो और मैं वो रिलीज करूं, जब वो है ही नहीं तो रिलीज क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे फिनोमेना को अगर एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये हो गई कि अगर आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन के स्टोर्स मौजूद हैं और आप इनडायरेक्ट मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, इनडायरेक्ट एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हो, नॉरएपिनेफ्रिन जितना रिलीज हो रहा है इनटू द साइनेप्टिक क्लिफ्ट उतना अपटेक उसकी नहीं हो रही, तो अगेन आपके नॉरएपिनेफ्रिन के जो कंटेंट्स हैं वो डिप्लीट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर होती है, दैट इज कॉल्ड टैकीफिलेक्सिस। यही वजह है कि इनडायरेक्ट एगोनिस्ट जो हैं उनमें टैकीफिलेक्सिस सबसे पहले अचीव होती है। डायरेक्ट तो काफ़ी देर तक काम करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो हैं उनमें टैकीफिलेक्सिस या डाउन रेगुलेशन ऑफ द मेडिसिन बहुत जल्दी अचीव हो जाती है और मेडिसिन का फिर मज़ीद फ़ायदा नहीं रहता। अब आते हैं
इनसाइड द सेल क्या क्या है। जी प्रोटीन्स हैं, जी क्यों, जी एस, जी आई। आई जो है इनहिबिटरी से है, यू नो इट। जी क्यों जो है फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, उसको सेकंड मैसेंजिंग में आयनोसिटोल फास्फेट 3 और डाइएसाइल ग्लाइसरोल एक्टिवेट होंगे जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम को ज़्यादा करेंगे। और फिर प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट होगा जो स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन अचीव करता है। और आपको पता है कि स्मूथ मसल्स कहाँ पे ज़्यादा मौजूद है। जीएस कैसे करता है, एडिनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। सेकंड मैसेंजर उसका साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है जो ज़्यादा हो जाता है। और फिर प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन होती है जिसकी वजह से फास्फोराइलेशन का कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। जी आई इनहिबिटरी है, ये क्या करेगा, एडिनालाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी और पीकेए की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बंद हो जाएगा। यही वो नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक कैसे है, आपके नॉरएपिनेफ्रिन जो है या एपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा हो गए। सिनेप्टिक क्लिफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन काफ़ी ज़्यादा हो गए। यहाँ पे मेरे पास जी आई मौजूद है अल्फ़ा टू के साथ, सॉरी अल्फ़ा वन के साथ और डी टू के साथ, अल्फ़ा टू एंड डी टू के साथ, सॉरी। और नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा हो गए, आपके ये रिसेप्टर सारे ऑक्यूपाई हो गए हैं तो इवेंचुअली ये रिसेप्टर भी ऑक्यूपाई हो जाएंगे। पहले डोमिनेंस किन की है, एफिनिटी किन की ज़्यादा है, एड्रिनर्जिक एक्टिवेटर की एफिनिटी ज़्यादा है टुवर्ड्स नॉरएपिनेफ्रिन। तो सबसे तो पहले वो ऑक्यूपाई हो गए पोस्ट साइनेप्टिक में। जो रिमेनिंग नॉरएपिनेफ्रिन है वो क्या करेंगे, प्री साइनेप्टिक में जो अल्फा एंड डी रिसेप्टर्स हैं उनके साथ अटैच हो जाएंगे। और आपको अल्फा और डी रिसेप्टर जो अल्फा टू और डी टू हैं उनका ऑलरेडी पता है कि वो जी आई के साथ लिंक्ड हैं। वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को डिक्रीज कराते हैं। दैट्स हाउ नेगेटिव फीडबैक्स वर्क देयर। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन अपने ही लेवल को खुद कम कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपके पास एंटागोनिस्ट, अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट। अल्फा ब्लॉकर दो कैटेगरीज हैं, कम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंड कोवेलेंट लिंकेज बनाते हैं। फेंटोलामीन एंड प्रेजोसिन दो एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं जो कम्पिटिटिव या रिवर्सिबल ब्लॉकेट करते हैं अल्फा की और नॉन सेलेक्टिव हैं। क्या करेंगे, एंटागोनाइज करेंगे अल्फा को। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि प्रॉब्लम नहीं बल्कि अगर आपके पास एगोनिस्ट मौजूद है तो एंटागोनिस्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अगेन ये डिपेंड करेगा डोज एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट पे। अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन या डोज ज़्यादा है तो एंटागोनिस्ट ऑटोमेटिकली रिसेप्टर को छोड़ देगा और मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो एगोनिस्ट की मौजूदगी में डोज एंड कंसंट्रेशन के बेसिस पे कम्पिटिटिव रिवर्सिबल हट जाते हैं। दूसरी बात यह कि जो ड्यूरेशन ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है या ब्लॉकर्स है या एंटागोनिस्ट्स है उनकी ड्यूरेशन ड्रग क्लियरेंस भी डिपेंड करती है। अगेन ये बात आपको वाज़ेह होगी कि क्लियरेंस ज़्यादा है तो ड्यूरेशन कम होगी, क्लियरेंस कम है तो ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। इरिवर्सिबल और जो है वो कोवेलेंट लिंकेज बनाते हैं, जैसे फिनॉक्स बेंजामीन है, फिनॉक्सीबेंजामीन। ये क्या करते हैं कि एगोनिस्ट की मौजूदगी में रिवर्स नहीं होते, 48 घंटे तक आपको वेट करना होगा कि रिसेप्टर रीजनरेट हो जाए या न्यू रिसेप्टर बन जाए। और जो है हाँ, इस्तेमाल कब करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट को अगर सर्जरी के लिए तैयार करना हो तो प्री ऑपरेटिवली कुछ दिन पहले फिनॉक्सीबेंजामीन का इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि फियोक्रोमोसाइटोमा की जो सिम्टम्स हैं, जो एग्जेजरेटेड सिम्टम्स हैं जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन, हाइपरटेंशन, हार्ट रेट का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, एड्रेनलिन सर्ज का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ों को हम डिक्रीज कर सकें। अब आती है बीटा ब्लॉकर्स की बारी। उसमें फुल है न्यूट्रल एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट जो हैं ये इसमें पेंडोलॉल, एस्बेटोलॉल, ये अल्फ़ा के लिए एगोनिस्ट हैं जबकि बीटा के लिए ये एंटागोनिस्ट होते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है फुल एंड नेट न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, प्रोप्रेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एस्मालॉल, ये कैसे काम करते हैं। ये जो जी एस है उसकी एक्टिवेशन को इनहिबिट कराते हैं। कैसे कि ये खुद एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ अटैच होके जी एस की कंप्लीट इनहिबिशन काज करते हैं। ठीक है, और एंडोजेनस कैटेकोलामीन जो है वो जी एस को एक्सेस ही नहीं कर पाते। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करते हैं, जी एस को एक्टिवेट कराते हैं, लेकिन जो फुल एगोनिस्ट हैं जैसे बीटा एगोनिस्ट या अल्फा एगोनिस्ट उनको एंटागोनाइज करते हैं। बात समझ रहे हैं कि जी एस जो है उसको तो एक्टिवेट करता है खुद लेकिन बहुत
कम मिकदार तक, पर जो एक्चुअल एगोनिस्ट्स हैं उनको ब्लॉक करता है। पार्शियल एगोनिस्ट फॉर द जीएस बट एंटागोनिस्ट फॉर द एगोनिस्ट। ठीक है, ये इसकी इंटरेक्शन होती है इन मेडिसिन की। नेक्स्ट है अब कैटेकोलामिन एगोनिस्ट कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, एस आइसोप्रोटेनोल प्रोटेनॉल, ये हैं। एपिनेफ्रिन अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू सब पे एक्ट करता है, पर डोज डिपेंडेंसी है। एनाफिलैक्सिस, कार्डियक अरेस्ट और लोकल एनेस्थेटिक के साथ एडजुवेंटली भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं वो किसी दूसरे लेक्चर में हम कंप्लीटली डिफाइन कर चुके हैं इन द लेक्चर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। Look for that and learn it again. नॉरेपिनेफ्रिन अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन, जबकि बीटा टू पे इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। सेप्टिक शॉक में वेजोडाइलेटरी शॉक यानी हाइपोटेंसिव शॉक की फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है। डोपामीन डोज डिपेंडेंट है। डोपामीन खुद जो है अगर कम डोज पे है तो D1 पे एक्ट करता है डोमिनेंटली, ज़्यादा थोड़ी सी डोज ज़्यादा कर दें तो बीटा वन पे, उससे ज़्यादा कर दें तो अल्फा वन पे भी एक्ट करता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा कर दें तो डोपामीन खुद जो है एक्ट करता है एज एपिनेफ्रिन और फिर सारी एक्टिविटी देता है। और इन तमाम मेडिसिन को हम इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड डोब्यूटामीन। ये इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट जो हाइपोटेंसिव सिवियर हाइपोटेंशन है, सिवियर ब्लड लॉस हुआ है, कार्डियक अरेस्ट है, उसको रिकवर करना होता है तो उनमें ये इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इनको इमरजेंसी मेडिसिन भी कहा जाता है। डोब्यूटामीन जो है बीटा वन सेलेक्टिव है, माइल्ड बीटा टू इफेक्ट है, डोज डिपेंडेंट है। अगेन कार्डियोजेनिक शॉक, आइनोट्रोपिक सपोर्ट कंट्रेक्टिलिटी को स्टेबल रखना होता है और ज़्यादा भी कर सकता है कंट्रेक्टिलिटी को ऑफ द हार्ट को, उसमें इस्तेमाल करते हैं। सो इमरजेंसी मेडिसिन अगेन। आइसोप्रोटेनॉल जो है बीटा वन और बीटा टू पे सेम इफेक्ट है, नॉन सेलेक्टिव है और रिफ्रैक्टरी ब्रेडिकार्डिया जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प देता है। नॉन कैटेकोलामीन, इससे पहले जो थे वो सारे कैटेकोलामीन बेस्ड थे। हाँ बेटा से नॉन कैटेकोलामीन्स जो हैं डायरेक्ट एगोनिस्ट उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें फेनिलेफ्रिन, क्लोनाइडिन, डेक्समेथासोमाइडिन, एल्बेंडाजोल, टर्ब्यूटेलिन एंड मेडोड्रिन ये शामिल हैं। कहाँ कहाँ इनका एक्ट होता है? इनका एक्शन जो है फेनिलेफ्रिन का अल्फा वन सेलेक्टिव है। स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की वजह से जो हाइपोटेंशन होती है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डीकंजेस्टेंट के तौर पर चेस्ट डीकंजेशन जो विंटर्स में होती है, चेस्ट कंजेशन, उसको रिलीव करने के लिए हम फेनिलेफ्रिन इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रेलिन वगैरह के नाम से आते हैं। और माइड्रिएसिस भी आप अचीव कर सकते हो फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए। क्लोनाइडिन जो है सेंट्रली एक्ट करता है, अल्फा टू सिलेक्टिव है, हाइपरटेंशन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक के साथ एडजुवेंटली भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉक्स में, सेडेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और विथड्रॉल इफेक्ट को काउंटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्लोनाइडिन को। विथड्रॉल इफेक्ट क्या होता है कि मेडिसिन क्रॉनिकली इस्तेमाल हो रही है या ड्रग्स क्रॉनिकली इस्तेमाल हो रहे हैं और उसको अचानक से छोड़ दिया जाए तो उसकी वजह से रीबाउंड इफेक्ट जो बनते हैं उनको हम विथड्रॉल इफेक्ट कहते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए खिलाफ मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल की गई थी वही चीज़ें दोबारा एग्जिजरेटेड आ जाती हैं और बहुत ख़तरनाक तरीके से आ जाती हैं, इसको विथड्रॉल इफेक्ट बोलते हैं। डेक्समेथासोमाइडिन अल्फा टू सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, हाईली सेंसिटिव है और प्रोसीजरल और आईसीयू सेडेशन यानी सर्जिकल सेडेशन हो या आईसीयू में सेडेशन चाहिए हो तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया हुआ है फॉर लोअरिंग ऑफ द हार्ट रेट इन ईएनटी प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये हार्ट रेट को भी कम करता है। एनेस्थेटिक मेडिकेशंस की जो डोजेज हैं उनकी डोज रिक्वायरमेंट को भी डिक्रीज करता है, यानी डेक्समेथासोमाइडिन साइनर्जिस्टिकली काम करता है विद एनेस्थेटिक्स या ओपियाइड्स। सही है। और अवेक इंट्यूबेशन है यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब जो पास करते हैं फॉर एयरवे मैनेजमेंट या मशीन के जरिए से पेशेंट को सांस देना, तो उसमें सेडेशन काज करने के लिए भी डेक्समेथासोमाइडिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अल्ब्यूटेरोल या टर्ब्यूटेलिन ये दोनों ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। ठीक है। साल्ब्यूटामोल भी इसमें शामिल है जो वेंटोलिन के नाम से आता है। इसके अलावा प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का भी जिक्र किया हुआ है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो बीटा टू सिलेक्टिव जो है अल्ब्यूटेरोल, टर्ब्यूटेलिन या वेंटोलिन विच इज़ आल्सो साल्ब्यूटामोल, ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं।
ठीक है। अलबत्ता इनमें से जो टर्बिटोलिन है ये क्या है, टोकोलिटिक है। टोकोलिटिक क्या होता है, प्रीमेच्योर लेबर को प्रिवेंट करता है या स्टॉप करता है, स्टॉप्स प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर क्या होता है, लेबर है वो टाइम जब मदर जो है वो समझ जाती है कि कुछ वक्त बाद बेबी जो है वो डिलीवर होने वाला है, इसको लेबर कहते हैं। लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, मदर को पता चल जाता है। उसके कुछ साइंस होते हैं जिससे फिजिशियन या गायनाकोलॉजिस्ट वो भी समझ जाता है, या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी समझ जाता है कि लेबर शुरू हो गया। तो टर्ब्यूटेलिन एक ऐसी मेडिसिन है डायरेक्ट एगोनिस्ट में से, नॉन कैटेकोलामीन, जो प्रीमेच्योर लेबर को स्टॉप करता है, जो वक्त से पहले होती है, वक्त से पहले लेबर जो आता है उसको स्टॉप करता है। मेडोड्रीन जो है क्रॉनिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ओरल मेडिकेशन है, अल्फा 1 सिलेक्टिव है। ठीक है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या है, पोजीशन चेंज करने पे जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, लेटा है बैठता है ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, बैठा हुआ है खड़ा होता है तो भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता भी खड़ा हो तो भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो। दैट्स कॉल्ड क्रॉनिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, और काफ़ी अरसे से होता है इसको। डोज रिस्पॉन्स ऑफ डोपामीन, मैंने पहले बताया कि डोज डिपेंडेंसी है। लो डोज पे 0.5 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूजन है, चूंकि मिनट में जिक्र हो रहा है तो इन्फ्यूजन है, तो इसकी D1 डोमिनेंस ज़्यादा है। इस्तेमाल किया जाता था रीनल सेफ्टी के लिए, रीनल फेल्यूर में, और आजकल ये रिलायबल नहीं है और लार्जली एबंडेंट हो गया इसकी प्रैक्टिस। उसके बाद मॉडरेट डोज है 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी, यहाँ पे बीटा 1 डोमिनेंस ज़्यादा है। हार्ट रेट की एज आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई डोज पे इसको इमरजेंसी मेडिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा 1 डोमिनेंसी ज़्यादा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है। और नॉर एपिनेफ्रिन की तरह एक्शन शो करेगा। इससे पहले भी बात कर ली है कि प्री साइनेप्टिक टर्मिनल का डायरेक्ट एक्टिंग के लिए इंटैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्टिंग के लिए इंटैक्ट होना ज़रूरी है। वो क्यों है, वो इस वजह से हमारे पास रिजर्व नहीं होते अन इंटैक्ट एंड टर्मिनल पे। इस ग्राफ को ज़रा देखें, ये जस्ट टीचिंग के लिए है, इट डजेंट मीन कि एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, पर समझाने के लिए इस तरह से है कि एपिनेफ्रिन, द ब्लू वन इज अल्फा, द दिस वन इज बीटा, द अदर वन इज बीटा 2। ठीक है। तो एपिनेफ्रिन अल्फा 1 और बीटा 2 पे सेम इफेक्ट रखता है, जबकि बीटा 1 पे सबसे ज़्यादा है। नॉर एपिनेफ्रिन का अल्फा 1 पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीटा 1 पे, फिर सबसे कम जो है वो बीटा 2 पे है। देन आइसोप्रोटेनॉल जो है वो अल्फा पे तो उसका नहीं, बीटा 1 और बीटा 2 पे सेम है। डोपामीन का अल्फा 1 पे डोज डिपेंडेंट जो मॉडर्न डोज है, अल्फा 1 पे कम है, वो डोज जब ज़्यादा करोगे तो इफेक्ट शो होगा। एवरेज है अल्फा 1 पे, जबकि बीटा 1 पे सबसे ज़्यादा है और बीटा 2 पे बहुत ही कम है। अलबत्ता अगर यहाँ पे डी होता तो डी बिल्कुल टॉप पे होता। फेनिलेफ्रीन सिर्फ और सिर्फ अल्फा पे इफेक्ट दे रहा है आपको। यहाँ पे वो जस्ट समझाने के लिए था, अगर फेनिलेफ्रीन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वो बाकी रिसेप्टर्स को भी चेंज कर सकता है। अब इनडायरेक्ट और मिक्स्ड एक्टिंग एगोनिस्ट की एग्जांपल्स हैं और उनके रिसेप्टर्स होंगे और उनका यूज़ होगा। एफेड्रीन, एम्फेटामीन, टायरामीन, कोकेन। एफेड्रीन जो है मैकेनिज्म क्या है उसका, मिक्स्ड है, रिलीज करता है नॉन एपिनेफ्रिन को प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से, और साथ में वीक डायरेक्ट एक्शन है ऑन द एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। स्पाइनल इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन का में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर में जो पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें हाइपोटेंशन हो जाती है, तो उसके ख़िलाफ़ अगर हम इस्तेमाल करें एफेड्रीन। और भी इस्तेमाल होती हैं, ये एक एग्जांपल दिए जा रहे हैं, क्लिनिकली सिनेरियोज में डिफरेंट बातें होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडियल हम बात कर रहे हैं। एम्फेटामीन जो है इनडायरेक्ट है, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ कराएगा वेजिकल से। नार्कोलेप्सी यानी नारकोटिक्स इस्तेमाल करने की वजह से जो बंदे में कंडीशंस डेवलप होती हैं, और साथ में स्लीप वेक साइकिल जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब होता है, अवेक रहता है हर वक्त, नींद नहीं आती उसको, इंसोम्निया होता है। ADHD है, उसमें भी इस्तेमाल होता था हिस्ट्री में प्रीवियसली। और एक और प्रॉब्लम इसकी है कि एब्यूज़ पोटेंशियल भी है। ठीक है। ख़तरा है कि बंदा इससे एडिक्ट हो जाए। टायरामीन जो है क्या है, इनडायरेक्ट डिस्प्लेसेस स्टोर्ड नॉरएपिनेफ्रिन, और मानो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ डेंजरस है, जो स्टार्ट में हमने बात की थी।
मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो एगोनिस्ट हैं नॉरएपिनेफ्रिन के, और टायरामीन भी एगोनिस्ट है। तो टायरामीन और एम को एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप होती हैं। ठीक है, कंबाइन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से कोकेन है, कोकेन जो है नॉरएपिनेफ्रिन के अपटेक को इनहिबिट करता है। साथ में प्रॉब्लम क्या काज करता है, प्रॉब्लम ये काज करता है कि ये हार्ट को कैटेकोलामीन्स को सेंसिटाइज कर देता है, यानी हार्ट के जो मसल्स हैं वो लो डोज एपिनेफ्रिन को भी ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं। इसी तरीके से एक और मेडिसिन थी जो हमने इनहेलेशनल में पढ़ी थी, वो है हमारे पास हेलोथेन। हेलोथेन का भी सेम इफेक्ट है। तो हेलोथेन प्लस कोकेन इस्तेमाल नहीं करोगे, कोकेन प्लस एपिनेफ्रिन इस्तेमाल नहीं होगा, एपिनेफ्रिन प्लस हेलोथेन ये भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनका इफेक्ट जो है एग्जेजरेट हो जाता है हार्ट पे। ये ही बातें यहाँ पे दोबारा की गई हैं जो प्रीवियसली दोनों मैंने डिस्कस कर ली हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाई इट मैटर्स, क्यों मैटर करता है? मैटर इस वजह से करता है कि अगर आपके पास नर्व इंटैक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट मेडिसिन यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंस्टेड गो फॉर डायरेक्टली। और एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास इंटैक्ट है और इनडायरेक्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एफेड्रीन आप इस्तेमाल कर रहे हो जो मिक्स्ड है, वो क्या करेगा कि साइनेप्टिक क्लिफ से नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज इतना कराएगा कि जितना अपटेक नहीं है उसका, या प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी जितनी रिलीज ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन के रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दैट्स वाई कुछ वक्त तक रिपीटेड डोज, क्रॉनिक रिपीटेड डोज पे एफेड्रीन का इफेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा, जिसे आप टेकिफिलेक्सिस या डाउन रेगुलेशन कहते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स पे आ जाएं, इसकी ड्रग्स हैं फिनॉक्सीबेंजामीन, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका कई दफ़ा, फिनटोलामीन है, प्रेजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, टेमसोलोसिन है और योहेम्बिन है। ये योहेम्बिन ये आपकी मेडिसिन हैं अल्फा ब्लॉकर्स में। इनमें सेलेक्टिव देखेंगे, नॉन सेलेक्टिव देखेंगे, और अल्फा 1 सेलेक्टिव कौन से हैं, अल्फा 2 सेलेक्टिव कौन से हैं। नॉन सेलेक्टिव है फेनॉक्सीबेंजामीन, अल्फा 1 को भी इनहिबिट करेगा, अल्फा 2 को भी इनहिबिट करेगा, इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। तो इंतज़ार करना होगा 48 घंटे तक कि रिसेप्टर क्या हो जाए, आपके रिप्रोड्यूस हो जाए। सही है कि आपके रिसेप्टर रिप्रोड्यूस। प्री ऑपरेटिव फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट की प्रिपरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं फेनॉक्सीबेंजामीन को। फेंटोलामीन जो है नॉन सेलेक्टिव है, रिवर्सिबल अटैच करता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा मिलने लग जाए तो हम रिवर्सल के तौर पर भी फेंटोलामीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन अल्फा 1 सेलेक्टिव है, हाइपरटेंशन और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेमसोलोसिन जो है अल्फा 1 सेलेक्टिव है और सबसे ज़्यादा अल्फा जो यूरोलॉजिकल सिस्टम में है, यूरोनरी सिस्टम में है, उन पे ज़्यादा एक्ट करता है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता कैटरेक्ट का प्रोसीजर है और पेशेंट को बीपीएच भी है। एक ही पेशेंट है जिसको कैटरेक्ट है और बीपीएच भी है, और वो कैटरेक्ट के प्रोसीजर के लिए जा रहा है, पर ये बंदा बीपीएच के लिए टेमसोलोसिन इस्तेमाल कर रहा है। तो कैटरेक्ट का प्रोसीजर कॉम्प्लिकेट हो सकता है इस वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्लॉपी आयरस सिंड्रोम होता है। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को आपने पहले से बता देना है कि ये पेशेंट जो है टेमसोलोसिन इस्तेमाल कर रहा है। जोहेम्बिन जो है आजकल इस्तेमाल नहीं होता और ये अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव है, और उन लोगों में इस्तेमाल किया जाता था जिनमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन सबसे ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अल्फ़ा ब्लॉकेट सीक्वेंसिंग इज़ एवरीथिंग। आपने तरतीब देनी है कि कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, तरतीब देने से हमारा मतलब ये है कि कौन सी मेडिसिन किस वक्त इस्तेमाल करनी है और किस तरतीब से हमें जाना होगा और क्या चीज़ें जहन में रहनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब होता ये है कि जब आप आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन काज होती है तो उसके साथ रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होता है। ठीक है, जैसे इस केस में है आपके सामने। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे आपके सामने इस केस में रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होता है, तो ये दोनों केसेस में आ सकता है रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया का डेवलप होना, पर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के सबसे ज़्यादा चांसेस अल्फ़ा मेडिएटेड होते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा विजोकंस्ट्रिक्शन तो आपने काज कर लिया, लेकिन बीटा रिसेप्टर स्टिल एक्टिव हैं और देयर इज़ नथिंग दैट इज़ अपोजिंग और अगेंस्ट बीटा रिसेप्टर। सही है ना? तो इस चीज़ का काफ़ी जहन में रखना होता है, ख़ासकर फियोक्रोमोसाइटोमा में ये बहुत ज़्यादा जहन नशीन रखना होगा।
तो इस लिहाज से आपने पहले अल्फ़ा ब्लॉकेट करनी है और उसके बाद जो है बीटा ब्लॉकेट करनी होती है।